क्या इंडियन सिस्टम के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। पहला है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर सिंगल सिटीजनशिप। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड क्या करती है, सिंगल सिटीजनशिप। एन इंडियन इरेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट ही इज़ बॉर्न और इज़ लिविंग इन इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। भले ही चाहे वो इंडिया के किसी भी स्टेट का हो, वो केवल इंडिया का सिटीजन है। तो ये क्या हुआ, ये सिंगल सिटीजनशिप हुआ। Unlike the American system, which offers dual citizenship of the center and the respective state, the Constitution of India recognize only one citizenship. अमेरिका में क्या होता है, ड्यूअल सिटीजनशिप होता है। मतलब आपको एक सिटीजनशिप मिलती है राज्य के बेसिस पे, स्टेट के बेसिस पे और एक कंट्री के बेसिस पे मिलती है, तो ड्यूअल सिटीजनशिप हुआ। लेकिन इंडिया में क्या होता है कि आप किसी भी राज्य को चाहे, लेकिन आपको सिंगल सिटीजनशिप मिलेगी, मतलब कि आप भारत के नागरिक हो। ये चीज़, ये क्या है, इसका यूनिटरी फीचर हो गया। फिर देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज बट दे आर कॉमन टू द यूनियन एंड स्टेट्स। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है, क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। ये जो आईएएस वाले एग्जाम्स होते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज, लेकिन ये दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है। यूनियन में भी, केंद्र सरकार, केंद्र में भी और राज्य में भी, दोनों में ये कॉमन होता है। मेंबर्स ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अपॉइंटेड बाय द यूनियन में बी एम्प्लॉयड आइदर बाय द यूनियन डिपार्टमेंट्स और अंडर स्टेट गवर्नमेंट्स एंड देयर सर्विसेज आर ट्रांसफरेबल। अब देखो इसमें क्या लिखा है, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस के जो मेंबर्स होते हैं, आईएएस के जो मेंबर्स चुने जाते हैं, वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, यूनियन के द्वारा भी चुने जा सकते हैं और यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉय भी किए जा सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी एम्प्लॉय किए जा सकते हैं। एंड देयर सर्विसेज आर ट्रांसफरेबल। उनके सर्विस क्या है, मान लो आज इस राज्य में है, कल दूसरे राज्य में चले गए, फिर कल दूसरे राज्य में है, परसों तीसरे राज्य में चले गए, ये चीज़। तो ये क्या, ये यूनिटरी फीचर है तुम्हारा। अब देखो अगला है, व्हेन द कंट्री इज इन अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी और देयर इज प्रेसिडेंट्स रूल इन एनी स्टेट, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ कंप्लीट पावर्स टू लेजिस्लेट ऑन एनी मैटर्स ऑफ द स्टेट लिस्ट। अब ये भी क्या है, यूनिटरी फीचर। अब देखो ये कैसे, अब किसी राज्य में मान लो इमरजेंसी है किसी स्टेट में, तो वहाँ क्या लगता है, प्रेसिडेंट रूल लगता है, तो वहाँ क्या यूनियन लॉ ही प्रिवील होगा। यूनियन लॉ मतलब केंद्र सरकार ही वहाँ फुल्ली तरीके से काम करती है। स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे भी केंद्र सरकार ही काम करती है। तो ये क्या हो गया, तुम्हारा यूनिटरी फीचर हो गया। फिर अगला है देखो, द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ स्टेट थ्रू द गवर्नर। अब देखो प्रेसिडेंट जो होता है, राष्ट्रपति, वो क्या करता है, स्टेट के हर काम को देखता है, स्टेट के हर काम को देखता है थ्रू द गवर्नर। अब गवर्नर क्या करता है, जो स्टेट का, किसी भी स्टेट का गवर्नर होता है, वो प्रेसिडेंट को समय समय पे इन्फॉर्म करता रहता है कि स्टेट में क्या चल रहा है। तो ये भी तुम्हारा यूनिटरी फीचर हुआ। द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट नॉट ओनली ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर बट आल्सो व्हेन ही इज सेटिस्फाइड दैट द एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, स्टेट में, किसी भी स्टेट में वहाँ की जो सरकार है उसे मतलब हटा सकती है। प्रेसिडेंट क्या करेगा, उसे मतलब हटा सकता है। राष्ट्रपति कोई भी हो, चाहे उस स्टेट में जो सरकार है, राज्य में जो सरकार है, उसे हटा सकती है। भले ही चाहे गवर्नर ने कहा हो, गवर्नर के रिपोर्ट पे हो, चाहे ना हो। अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई है कि हाँ इसको हटाया जाना चाहिए, इस सरकार को हटाया जाना चाहिए इस राज्य से, तो वो हटा सकती है। अकॉर्डिंग टू द, अगर वो काम नहीं कर रही है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही, तो प्रेसिडेंट उसको हटा सकता है। तो ये भी क्या हुआ, तुम्हारा यूनिटरी फीचर हो गया। अब अगला देखो, द यूनियन पार्लियामेंट में अज्यूम लेजिस्लेटिव पावर ओवर एनी सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट ड्यूरिंग अदर टाइम्स आल्सो इफ द राज्यसभा रिजॉल्व्स बाय 2/3 मेजोरिटी दैट इट नीड्स टू बी डन फॉर द नेशनल इंटरेस्ट। अब देखो यूनियन पार्लियामेंट, जो केंद्र की संसद होती है, ये जो केंद्र सरकार होती है, ये क्या कर सकती है, लेजिस्लेटिव पावर ओवर एनी सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट के मैटर में भी दखल दे सकती है। अगर राज्यसभा में कोई बिल पास हो जाए 2/3 मेजोरिटी से, क्या बिल पास हो जाए, उसमें बिल में लिखा हो कि इट नीड्स टू बी डन फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, राज्य का कोई भी काम नेशनल इंटरेस्ट में है, मतलब पूरे देश के मतलब हित में है, तो वो क्या करेगी, अगर राज्यसभा पास कर देती है 2/3 मेजॉरिटी से कि ये राज्य का कोई भी काम देश के हित में है, तो वहाँ क्या होगा, यूनियन लॉ प्रिवील होगा, यूनियन केंद्र सरकार आ जाएगी, स्टेट लिस्ट पे भी वो काम करने लगी। तो ये भी क्या हो गया, तुम्हारा यूनिटरी फीचर हो गया। फिर देखो अगला है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स आल्सो हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बायस टुवर्ड्स द सेंटर। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स भी जो है वो भी किस तरफ झुकते हैं, केंद्र सरकार की तरफ ही झुक जाते हैं। देखो कैसे, देयर आर मोर आइटम्स इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। मैंने बताया था यूनियन लिस्ट में 97 आइटम्स हैं, तो सबसे ज़्यादा है
फिर देखो, मोर ओवर व्हेन इट कम्स टू द कंकरेंट लिस्ट, इफ़ देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट लॉज ऑन एनी मैटर, द यूनियन लॉ विल प्रिवील। अब देखो, कंकरेंट लिस्ट में 47 आइटम्स थे। तो कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है, अगर दोनों के बीच कोई मतभेद हुआ, राज्य और केंद्र सरकार के बीच अगर कोई मतभेद होता है, तो वहाँ पे कौन प्रिवील कर जाता है, यूनियन, केंद्र सरकार जो चाहती है वहीं लॉ प्रिवील कर जाता है। तो ये चीज़ क्या हो गया, ये तुम्हारा यूनिटरी फीचर हो गया। अब देखो अगला है, इंडिया आल्सो हैज़ अ यूनिफाइड जुडिशियरी हेडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब इंडिया के पास एक यूनिफाइड जुडिशियरी हेडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। द हाई कोर्ट्स एंड द सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट कम बिलो इन द हायरार्की। अब देखो, हाई कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट क्या है, ये सब छोटे हैं, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है। There are no separate sets of laws and a single legal procedure runs throughout the country। अब यहाँ पे separate नहीं है कोई चीज़, there are no separate sets of laws, अलग अलग लॉ है हर चीज़ के, and a single legal procedure runs throughout the country। अब कोई सिंगल लीगल प्रोसीजर नहीं है कि इस चीज़ से ये मैटर भी सॉल्व हो जाएगा और इस चीज़ से दूसरा मैटर भी, हर अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग मैटर्स हैं। तो ये भी क्या है, तुम्हारा यूनिटरी फीचर्स। अब देखो, द पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू चेंज और फिक्स द बाउंड्रीज बिटवीन टू स्टेट्स एंड क्रिएट अ न्यू स्टेट। अब देखो, पार्लियामेंट मतलब एक तरीके से केंद्र सरकार की ही काम करती है, केंद्र सरकार के अधीन ही होती है। लेकिन वो क्या करती है, जब कोई स्टेट की बाउंड्री मतलब दो भागों में करनी हो, एक स्टेट को दो स्टेट बनाना हो, तो उस समय भी पार्लियामेंट दखल देती है, संसद दखल देती है। और अगर और कोई न्यू स्टेट क्रिएट करना हो, नया राज्य बनाना हो, तो उसमें भी पार्लियामेंट दखल देती है, संसद दखल देती है। तो ये भी क्या हो गया तुम्हारा, ये भी तुम्हारा एक यूनिटरी फीचर हो गया। अब देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अ क्वासी फेडरल दैट इज इट इज़ नाइदर प्योरली फेडरल नॉर प्योरली यूनिटरी बट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ना ही पूरा फेडरल है ना ही पूरा यूनिटरी है, फेडरल और यूनिटरी दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब लिखा है तुम्हारा अगला टॉपिक, पार्सली रिजिड एंड पार्सली फ्लेक्सिबल। अब जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो थोड़ा सा रिजिड भी है और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी है। अब देखो, द फाउंडर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन रियलाइज्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन शुड नाइदर बी सो रिजिड दैट इट कैन नॉट बी अडेप्टेड टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द टाइम, नॉर शुड इट बी सो फ्लेक्सिबल दैट इट बिकम्स अ प्लेसिंग इन द हैंड्स ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन पावर। अब देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडर से, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर से जो संविधान बना रहे थे, उन्होंने क्या सोचा कि कॉन्स्टिट्यूशन को इतना हम कठिन भी ना बना पाए कि मतलब उसको समय के साथ चेंज नहीं किया जा सके, और ना ही हम कॉन्स्टिट्यूशन को इतना लचीला बना दें, इतना पतला बना दें कि वो मतलब कोई भी जो सरकार है, सत्ता में जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो इतना सरलता से उसको ले कि कोई भी लॉ बना दे, कोई भी बिल बना दे, कोई भी कानून पास कर दे। तो ना ही इतना रिजिड बनाना चाहिए, ना ही इतना फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए। तो ये चीज़ सोच के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई। हैंस अ फ्यू एलिमेंट्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी वर इम्पोर्टेड इनटू द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज इनहेरेंटली रिजिड इन नेचर। तो कुछ एलिमेंट्स जो फ्लेक्सिबिलिटी के थे, फ्लेक्सिबल मतलब फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कुछ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ फ्लेक्सिबल नियम बना दिए गए, मतलब कि कुछ ज़्यादा जो रिजिड ना, उस तरीके के भी नियम है संविधान में। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ है बताती है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपना पार्शियली रिजिड भी है और पार्शियली फ्लेक्सिबल भी है। अब देखो, द 3 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू इन्फोर्स दिस प्रोसीजर आर। पहला है सिंपल मेजोरिटी। इसमें क्या होता है, सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय अ प्रोसेस ऑफ सिक्योरिंग वन मोर देन हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस, मतलब पार्लियामेंट बताया गया है, संसद, प्रेजेंट एंड वोटिंग। दिस अप्लाइज टू इशूज़ लाइक इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, रीअरेंजिंग बाउंड्रीज एक्सेट्रा। अब देखो, सिंपल मेजोरिटी क्या है, मान लो कोई भी राज्य, मतलब मान लो केंद्र सरकार कोई भी बिल पास करना चाहती है संसद में, तो उसके लिए क्या उसको ज़रूरी होगा, अगर संसद के हाफ ऑफ द मेंबर्स से एक मेंबर ज़्यादा वोट कर दे। मान लो संसद के मेंबर हैं 100 और 51 मेंबर वोट कर दें, इस तरीके से देखो, संसद के मेंबर 100 हैं और 51 मेंबर वोट कर दें, मतलब 100 का 50 हुआ आधा और 51 + 1, तो 51 अगर वोट कर देते हैं केंद्र सरकार के पक्ष में, तो वो क्या, वो बिल आसानी से पास हो जाएगा। जैसे ये सब किस इशूज़ में अप्लाइड होता है, ये बिल किस इशूज़ में, जैसे कि मतलब कोई मान लो केंद्र सरकार कोई नया स्टेट बनाना चाह रही है, नया राज्य बनाना चाह रही है, या रीअरेंजिंग बाउंड्रीज, किसी राज्य की बाउंड्री रीअरेंज करना चाह रही, मतलब इधर से उधर कर दिया, उधर से इधर कर दिया, ये चीज़।
अब देखो दूसरा, पहला तो हो गया तुम्हारा सिंपल मेजोरिटी, दूसरा है पार्शियली रिजिड। ये क्या है? द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इन्वॉल्व्स द पासिंग ऑफ द बिल बाय 50% ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब देखो ये अगर कोई संशोधन करना चाहती है केंद्र सरकार, मान लो कोई बिल बना दिया और उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड करना चाहती है तो उसे कहते हैं संशोधन। तो संशोधन किसी बिल में केंद्र सरकार करना चाहती है तो उसके लिए उसे क्या ज़रूरी होगा? पासिंग ऑफ द बिल बाय 50% ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउस। मान लो 100 मेंबर हैं और उसमें 50 मेंबर का समर्थन अगर केंद्र सरकार को मिल जाता है, एंड 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, और 2/3 जो मेंबर्स हैं वो अगर प्रेजेंट कर रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं उसके पक्ष में, केंद्र सरकार के पक्ष में, 2/3 बहुमत से केंद्र सरकार के पक्ष में अगर संसद वोट कर रहा है तो वो क्या होगा? वो भी बिल पास हो जाएगा। फिर अगला देखो वेरी रिजिड, इफ़ द अमेंडमेंट सीक्स टू चेंज द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और द एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट एक्सेट्रा, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स द पासिंग ऑफ द बिल बाय 50% ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस एंड 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग बाय बोथ द हाउसेस एंड देन रेटिफाइड बाय 1/2 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। अब देखो ये क्या है? थोड़ा सा ये रिजिड बना गया ये अमेंडमेंट। कैसे? मान लो कोई संशोधन करना चाहती है किसी बिल में, मान लो वो रिलेटेड है मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। जैसे मान लो अगर केंद्र सरकार चाहे, जैसे अभी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, मतलब उसे सांसद ही चुनते हैं, केवल सांसद और नेता लोग, हम लोग तो नहीं चुनते हैं। लेकिन अगर केंद्र सरकार चाहे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन लोगों के द्वारा भी हो, आम जनता के द्वारा भी हो, तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उसे संसद में क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उस बिल को पास कराने के लिए 50% ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस उसके समर्थन में हो। वही चीज़ 100 में से 50 मेंबर उसके पहली बार समर्थन में हो केंद्र सरकार के। फिर दूसरी चीज़ 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग बाय बोथ द हाउसेस, राज्यसभा और लोकसभा दोनों हाउसेस में ही 2/3 बहुमत से, राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही हाउसेस में 2/3 बहुमत से बिल पास हो केंद्र सरकार के पक्ष में, एंड देन रेटिफाइड बाय 1/2 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। स्टेट लेजिस्लेचर मतलब किसी स्टेट की विधानसभा, मान लो यूपी की, एमपी की, महाराष्ट्र की, इन सब की, मान लो किसी स्टेट्स की, रेटिफाइड बाय 1/2 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स, उससे भी पास होनी चाहिए। फिर अगला देखो, अगला टॉपिक है तुम्हारा, ये सब तो हो गया, ये हमने बताया कि पार्शली रिजिड और पार्शली फ्लेक्सिबल कैसे है तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन। फिर अगला टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। अब इसमें क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ embodied a number of fundamental rights in part 3rd to act as limitations on the powers of the executive as well as the legislature। फंडामेंटल राइट्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? मौलिक अधिकार, मतलब जो सबका अपना एक अधिकार होना चाहिए, उसके राइट्स हैं, वो चीज़ उसे चाहिए ही चाहिए, उसे मिलनी ही चाहिए। तो क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ एम्बॉडीड अ नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन पार्ट 3rd। फंडामेंटल राइट्स किसमें बताए गए? पार्ट 3rd। कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3rd है उसमें ये फंडामेंटल राइट्स बताया गया है, टू एक्ट एज लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव एज वेल एज द लेजिस्लेचर। ये क्यों कहा गया है टू एक्ट एज लिमिटेशंस? मान लो कोई गरीब है, तो मान लो कोई नेता आया, बहुत बड़ा है, नेता मंत्री है कोई, तो उसे वो ये मान लो कि मतलब मान लो उसके साथ कोई गलत व्यवहार ना करे, कोई गरीब के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकता। तो ये क्या है? पावर्स, उसके पावर्स पे लिमिटेशंस हैं, कि मतलब उसके पास पावर है कि वो कर सकता है गलत व्यवहार, लेकिन संविधान क्या कहती है? उसके भी लिमिट है कि वो कोई गलत व्यवहार ना करे, उसका भी लिमिट है कि वो गलत व्यवहार किसी गरीब के साथ भी ना करे। तो ये क्या है? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों के ऊपर लिमिटेशंस हैं। दीज राइट्स गिव द सिटीजन्स फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन, मूवमेंट एक्सेट्रा एंड द राइट टू इक्वालिटी अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन अमॉन्ग अदर्स। अब देखो मैंने बताया एक्सप्लॉयटेशन, पहला तो एक्सप्लॉयटेशन देखो, जैसे मैंने बताया एक नेता है और गरीब है, तो दोनों के बीच बहुत ज़्यादा अंतर है, लेकिन संविधान क्या कहता है कि दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है, दोनों के बीच, दोनों सेम है।
आर इक्वल बिफोर द लॉ। अब देखो, हर आदमी को दीज राइट्स गिव द फंडामेंटल राइट्स क्या देती है, हर आम जनता को फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसे बोलने का स्वतंत्र अधिकार है। फिर रिलीजन का अधिकार है, स्वतंत्र अधिकार। मूवमेंट का, कहीं भी वो आ जा सकता है, कोई भी सिटीजन, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। एंड द राइट टू इक्वलिटी अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन अमंग अदर्स। फिर देखो आगे है, दीज आर इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड रिट्स आर इशूड फॉर देयर इन्फोर्समेंट। अब ये इन्फोर्सेबल मतलब क्या है, ये लागू करना होता है। ये चीज़ नहीं कि कोई मतलब हटा दिया कि नहीं लागू करेंगे, या केंद्र सरकार ने कह दिया, राज्य सरकार ने कह दिया नहीं इसको हटा देंगे। ये चीज़ ज़रूरी है, आवश्यक है, 100% इम्पॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स। तो ये इन्फोर्सेबल है इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड रिट्स आर इशूड फॉर देयर इन्फोर्समेंट। मतलब कि रिट्स मतलब क्या होता है कि रिट्स मतलब कोर्ट कोई चीज़ लागू करती है कि हाँ इसे लागू करो इस चीज़ को, तो वो चीज़ें। द फंडामेंटल ड्यूटीज इंसर्टेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो आई 42nd अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट मतलब संशोधन, एक्ट ऑफ 1976 में ये आई होगी फंडामेंटल ड्यूटीज़, फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी क्या बनी, संविधान की आंतरिक भाग बनाई।